नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो हम संविधान का वीडियो बना रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे संबंधित 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बातें करेंगे प्रस्तावना के बारे में। इसके साथ साथ प्रस्तावना का डिटेल बताने के बाद मैं इसमें एक प्यारा सा क्विज भी कराऊँगा, जो एकदम इससे हट के भी क्वेश्चन उसमें नए नए क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे। इसलिए वीडियो को फुल डिटेल देखिएगा। इससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना आप जानते हैं प्रस्तावना के बारे में या कितना नई जानकारी आपने ग्रहण किया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बातें करते हैं दोस्तों। जो बातें, एक तो क्वेश्चन होते हैं कि उद्देश्य और प्रस्तावना, ठीक, ये 2 बातें होती है। तो देखिए, मैं इतना आपको बताना चाहूँगा कि देखिए उद्देश्य और प्रस्तावना ये दोनों एक ही होता है। इससे पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूँ कि जो उद्देश्य होता है इसके संबंध में थोड़ा पीछे लिंक कर देते हैं। देखिए उद्देश्य जो कब आया था, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको लाया था प्रस्तावित करने के लिए, लेकिन प्रस्तावित नहीं किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसको? उद्देश्य को। ठीक, क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि उस समय मुस्लिम विवाद भी चल रहा था। क्योंकि जब सब संगठन में एक ही साथ पार्टियां काम नहीं कर रही हों तो वहाँ पे मतलब स्वीकार करना गलत माना जाता। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी जो बाबा साहब हैं और अन्य भी साथ में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, मावलंकर जी थे, उन्होंने उस समय इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। यानी फिर जब पंडित जवाहरलाल जी ने दूसरी बार लाया, कब? 22 जनवरी 1947 को, तब इसको एक्सेप्ट किया गया था। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये दूसरी बार में उद्देश्य को एक्सेप्ट किया गया था। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि उद्देश्य और प्रस्तावना क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ होता है, हर चीज़ करने से पहले वो चीज़ किस उद्देश्य में है, किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, उसकी पूरा डिटेल उसका उद्देश्य में दिया रहता है। उदाहरण में ऐसे समझिए उद्देश्य प्रस्तावना को, जैसे संविधान को आप समझिए दूध। ठीक, संविधान को आप समझिए दूध, और उसमें से जो मक्खन निचोड़ के निकाला जाता है, उसी मक्खन को आप समझिए ये उद्देश्य प्रस्तावना है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा दूध से अच्छा है कि थोड़ा सा प्रस्तावना में ही सारी चीज़ें डिटेल अच्छे से हम समझ सकें कि ये संविधान किस लिए बना है, हमें इससे क्या क्या मिल सकता है, या हमको मतलब इससे लाभ है कि हानि है, या हमको समानता मिलेगी कि नहीं, हर चीज़ डिटेल यानी छोटी बातों में ही कह देना। इसीलिए मैंने यहाँ दूध और मक्खन की तुलना किया है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि उद्देश्य अलग होता है, प्रस्तावना अलग होता है, नहीं, ये दोनों एक ही है। एक चीज़ और भी बता दूं मैं कि जो प्रस्तावना है ना, ये संविधान में बाद में ऐड किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उद्देश्य जो होता है इसमें यही बताता है कि ये जनता सबसे बड़ी इसकी स्रोत होती है। उद्देश्य में ही वर्णित किया गया है। एक थे केहर सिंह बनाम थे, उनका मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो संविधान का स्रोत होती है वो जनता ही होती है। तो ये केहर सिंह बनाम के संबंध में है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आइए, इतना तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे मैं देने की कोशिश किया। अब आइए अच्छे से और भी समझ लेते हैं इसको कि क्या क्या है ये। सबसे पहले आते हैं दोस्तों प्रस्तावना पे। प्रस्तावना, पहली बात तो ये जो प्रस्तावना है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी जो प्रस्तावना शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तक की भूमिका। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है? पुस्तक की भूमिका। अब प्रस्तावना को समझने से पहले थोड़ा इसके मतलब ये समझ लेते हैं कि कब इसको स्वीकार किया गया था, कब इसको स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहना जरूरी है, यानी कोई भी चीज़ आप पढ़े तो हर चीज़ डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि माइंड में एक व्यू बना रहता है, तो आप कभी भूल नहीं सकते। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों कब इसको नहीं स्वीकार किया गया था। पहले ये देखिए, एक केस हुआ था बेरूबारी वाद, आपने नाम सुना होगा या कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। बेरूबारी वाद ये हुआ था 1960 में। 1960 में हुआ था। पहले ये समझ लेते हैं बेरूबारीवाद क्या है। देखिए, बेरूबारीवाद कोई आदमी नहीं है, ये मतलब भारत और जो बांग्लादेश है वहाँ पे ज़मीन है, उस मतलब एक स्थान का नाम है बेरूबारीवाद। क्योंकि वहाँ पे जब बंटवारा भारत और बांग्लादेश का हुआ था ना, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था 1960 में। तो इसी को कहते हैं बेरूबारीवाद। ठीक,
लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसका आंसर दिया था, क्या उत्तर दिया था? उस समय सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। कब? 1960 में बेरूबारी विवाद में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उस समय प्रस्तावना को नहीं स्वीकार किया गया था। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अब कब स्वीकार किया गया था ये देखिए स्वीकार कब किया गया था प्रस्तावना को, कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। कब किया गया था? ये किया गया था 1973 में। कब? 1973 में एक केस था दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो ये ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम 1973 में। ये फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 को। ये केस दोस्तों ये टोटल 68 दिन तक चली थी। मतलब इसको कोर्ट में कब पेश किया गया था? इस केस को किया गया था 30 अक्टूबर 1972 को। 30 अक्टूबर 1972 को इसको पेश किया गया था और ये 68 दिन तक केस चली थी। कब तक? 23 मार्च 1973 तक ये केस चली थी। फिर इसके बाद जो फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो इसलिए डेट पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन फैसला कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को। इसीलिए केशवानंद भारती बनाम यानी यहाँ पे टैग होता है, यानी 24 अप्रैल 1973 को। यहाँ पे जजों की मतलब सबसे बड़ी पीठ बैठी थी, यानी जो जज थे टोटल इसमें 13 जज बैठे थे, यानी 12 + 1, यानी एक जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था जस्टिस सीकरी। सीकरी नहीं बोल रहा हूँ, सीकरी यानी ये मुख्य न्यायाधीश थे, यानी इनको लेके टोटल 13 जज बैठे थे। तो ये आज तक का सबसे बड़ा मतलब ये बैठक माना जाता है जज लोगों की, जिसमें फैसला दिया था। तो क्या फैसला दिया था यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है। क्या है? प्रस्तावना है ये जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है और इसको समय के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। इतनी बात इन्होंने यहाँ पे कहा था। इसके साथ साथ और भी बताऊँ कि जब ये फैसला आया था तो 1900 यानी ठीक 3 साल बाद 1976 में एक संशोधन हुआ जिसको 42वां संशोधन कहते हैं, यानी 42 अमेंडमेंट, यानी 1976 में हुआ था। तो प्रस्तावना में 3 शब्दों को ऐड किया गया था। वो 3 शब्द कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, वो 3 शब्द कौन से हैं? क्योंकि 1973 में बताया गया था ना कि हाँ संशोधन भी किया जा सकता है। तो कब हुआ? यानी 42वां संशोधन 1976 में जब हुआ तो प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किए गए थे। वो शब्द कौन कौन थे? वो 3 शब्द थे दोस्तों, सपा, स से कोरिलेट किया हूँ सपा, यानी स से समाजवाद, प से पंथ निरपेक्ष, और जो आ की मात्रा लगा है उसको अ मान लीजिएगा तो वो हो जाएगा अखंडता। यानी ये 3 शब्दों को ऐड किया गया था प्रस्तावना में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके साथ साथ मैं बता दूं, जब ये 42वां जो संशोधन 1976 वाला है इसको लघु संवैधानिक भी कहा जाता है। लघु संवैधानिक भी कहा जाता है। ये चीज़ एडिशनल जानकारी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लघु संवैधानिक की बात करें तो आप समझ जाइएगा कि 42वां संशोधन 1976 की बात कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा जहाँ कन्फ्यूज होने वाली बात है तो वो होता है लघु संसद। लेकिन लघु संसद जब पूछेगा तो ये लघु संसद महासभा को कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। लघु संसद पूछता है तो महासभा हो जाएगा, और लघु संवैधानिक हो जाएगा तो कब पूछेगा तो 42वां संशोधन 1976 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने केशवानंद भारती बनाम से आपको दे दिया, क्या क्या इसमें यहाँ पे हुआ था, इसलिए आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों 1995 आता है SR वर्सेस बॉम्बे का जो केस आता है 1995। उसमें क्या प्रस्तावना को कहा गया था? उसमें प्रस्तावना को कहा गया था दोस्तों कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का आधारभूत संरचना है। संविधान का आधारभूत संरचना है, इसलिए क्वेश्चन में ये कभी पूछ सकता है कि प्रस्तावना जो है संविधान की आधारभूत संरचना है, ये कब कहा गया था या किस केस में कहा गया था? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि SR वर्सेस बॉम्बे में कहा गया था और ये 1995 की बात है। तो एक एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी कोरिलेट करता हूँ। और लास्ट में हम लोग एक बहुत अच्छा क्विज करेंगे इसके साथ साथ कि इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं, देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है। अब आइए दोस्तों प्रस्तावना के अंदर अब हम लोग एंट्री करते हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं। देखिए प्रस्तावना का शब्द मैंने शाब्दिक अर्थ बता दिया था, क्या होता है? पुस्तक की भूमिका। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए
अब इसके प्रस्तावना की सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं, यानी नेचर की बात करते हैं, यानी इसकी प्रकृति है क्या। तो देखिए प्रस्तावना जो शुरू होता है हम भारत के लोग, यानी देखिए हम से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यानी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जनता लोग हैं, यानी प्लूरल नंबर की बात हो रही है, यानी यहाँ पे जनता ही इसकी स्रोत है, इसीलिए हम भारत के लोग यहाँ पे बोला जा रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है लेकिन उससे मतलब नहीं है, आप ध्यान रखिएगा जनता है। अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक, क्विज करेंगे। अब देखिए इसी कतार में आप देखिए इसकी प्रकृति में देखिए 5 शब्दों को दिया गया है, इन पाँचों शब्दों को ध्यान रखिएगा। पहला शब्द होता है संप्रभुता, दूसरा शब्द होता है समाजवाद, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा शब्द है लोकतंत्र और पांचवा शब्द है गणतंत्र। इन पांचों शब्दों को सीरियल वाइज रखिएगा, ये इसकी प्रकृति में आती है प्रस्तावना के। तो क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है कि प्रस्तावना की प्रकृति इनमें से है या नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो आप उसको अच्छे से टैगलाइन कर सकते हैं, यानी उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब इसके बारे में हर एक बारे में एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों पहला जो है क्या है, संप्रभुता। इसको क्यों ऐड किया गया है, इसके क्या मतलब है कि अपना संविधान क्या है, अपने भारत देश में क्यों इसको लागू किया गया संप्रभुता। तो देखिए संप्रभुता का मतलब आप समझ लीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोबर्टी, ठीक, सोबर्टी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको संप्रभुता का क्यों कहते हैं, तो पहले एक कॉमन बात बताता हूँ। जैसे कोई लड़का होता है अपने घर पे, यानी अपने माँ बाप की ना बात माने, यानी कोई मतलब घूमे, यानी 10 बजे रात को घूमे, सिगरेट पिए, मन करे जो जूता पहने कपड़ा पहने, यानी माँ बाप की एक भी नहीं सुनता हो, यानी अपने मतलब एकदम स्वतंत्र है वो अपना कार्य करने में, मतलब अपने घर परिवार से किसी से नहीं पूछता है, इसी को संप्रभुता कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ये मनमानी की बात हुई, नेगेटिव बात हुई, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने बोला। अब इसको संप्रभुता पे कैसे टैग करेंगे, देखिए संप्रभुता का मतलब होता है कि यानी अपना संविधान ये कहता है कि अपने भारत में कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्य हो, ठीक है, चाहे मैं एक राज्य को मतलब भारत सरकार काट के 4 राज्य बना दे तोड़ के, ठीक है, या मतलब इसमें जो 28 राज्य हैं उसको जोड़ के एक ही राज्य बना दे, या जो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं उसको जोड़ के 2 बना दे, मतलब कुछ भी अपने भारत के अंदर कोई भी गतिविधि करेगी, ये इसको स्वतंत्रता है, यही होता है संप्रभुता। ये किसी बाहरी देश से नहीं पूछने जाएगी कि मैं अपने उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़े में बनाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला है, इसलिए 4 टुकड़े में बनाना चाहता हूं। ये पाकिस्तान से न पूछने जाएगा, न चाइना से, न अमेरिका से, न ब्रिटेन से, किसी से पूछने नहीं जाएगा। इससे कहने का मतलब मेरे ये दोस्तों हैं कि भारत के अंदर जो भी गतिविधियाँ होंगी वो अपना भारत सरकार फैसला ले सकती है संविधान के अनुसार, इसमें किसी के हस्तक्षेप बाहरी का नहीं होता है, यही होती है संप्रभुता। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दूसरा शब्द होता इसमें है, देखिए दूसरे जो शब्द है वो है समाजवाद, ठीक, सोशलिज्म, यानी समाजवाद। अब देखिए समाजवाद क्या होता है, इसमें देखिए समाजवाद तो है लेकिन समाजवाद भी 2 प्रकार का होता है, तो इसमें से कौन सा स्वीकार किया गया है, कौन सा नहीं किया गया है। तो देखिए पहला इसमें है लोकतंत्र समाजवाद, यानी डेमोक्रेसी सोशलिस्ट, यानी लोकतंत्र समाजवाद, इसी को स्वीकार किया गया है, लोकतंत्र समाजवाद को ही स्वीकार किया गया है। दूसरा क्या है, साम्यवादी समाजवाद, जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं, साम्यवादी समाज, इसको स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी दोनों को जानना जरूरी है। पहला क्या है, लोकतंत्र समाजवाद। अब लोकतंत्र समाजवाद क्या होता है, देखिए दोस्तों लोकतंत्र का मतलब यहाँ पे अपने भारत देश में जितने भी लोग हैं, चाहे अपने प्राइवेट ज़मीन चाहे जितना खरीदें, कंपनियाँ चाहे जितना स्थापित करें, यानी अपना प्राइवेट धंधा बिजनेस सब कुछ कर सकती हैं, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आप तो देखते हैं कि सरकार बल्कि बहुत सारा लोन देती है बैंक से लेके, ये धंधा करिए, ये धंधा करिए, आपने देखा होगा, ठीक है। और सरकार भी कहीं भी कंपनी स्थापित करना चाहती है, तो अगर मान लीजिए कि एक गाँव है बहुत बड़ा, वहाँ पे नीचे बहुत बड़ा मतलब सर्वे किया गया कि वहाँ के नीचे बहुत ज़्यादा कोयला है, तो सरकार जान गई इस चीज़ को, लेकिन अब क्या करेगी सरकार, तो मनमानी नहीं कर सकती गांव वालों को भगा के और तो एक भी पैसा ना दे और उनसे मतलब सारी ज़मीन हड़प ले, ऐसा तो नहीं अपने भारत देश में ना। अगर उनको हटाना चाहेगी तो उस जितना भी ज़मीन रहेगा सबका मुआवजा देगी, या नहीं लेना चाहता है कोई तो उनको नौकरी देगी, यानी किसी न किसी बहाने मनवा लेगी, यानी जनता की ही सुन के काम करेगी। यही होता है दोस्तों लोकतंत्र समाजवाद,
यानी ये लोकतंत्र समाजवाद, यानी सरकार भी अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकती है, जनता भी अपना दे सकती है या नहीं दे सकती है। यही होता है लोकतंत्र, यानी लोक की यहाँ बात होती है, जनता की बात होती है, समूह की बात होती है। यही अपने भारत में स्वीकार किया गया है समाजवाद में। दूसरा क्या है, देखिए साम्यवाद। साम्यवाद के बारे में समझते हैं, कम्युनिस्ट जिसको कहते हैं। ठीक, अभी कम्युनिस्ट क्या होता है, देखिए कम्युनिस्ट का मतलब होता है इसमें जो जनता होती है इसका कुछ भी नहीं सुना जाता। ये प्राइवेट अपना ज़मीन भी नहीं ले सकती, प्राइवेट अपना घर भी मतलब कंपनी भी नहीं स्थापित कर सकती, यानी यहाँ पे पूरी मनमानी उस देश के गवर्नमेंट की चलती है। उदाहरण में देखते हैं तो चाइना के मतलब जो वहाँ पे जो सरकार है, वहाँ पे जहाँ मन करे वहाँ मतलब कंपनी स्थापित कर सकती है, यानी जनता का मतलब सुनेगी ही नहीं, यानी जनता की वहाँ पे चलती ही नहीं। मान लीजिए कि कोई गांव है, वहाँ पे बहुत सारा मतलब गांव है, तो उसको क्या करेगी, मतलब वहाँ पे हटवा के तोड़वा के वहाँ पे हटवा देगी, वहाँ पे पार्क और कुछ भी बनवा देगी, लेकिन वहाँ पे जो हट जाएंगे बेचारे उनको न तो मुआवजा देगी न कुछ देगी, या उसका मन होगा तो कुछ देगी या नहीं देगी, यानी अपनी मनमानी कर सकती है, यानी जनता का वहाँ पे सुना ही नहीं जाएगा। चाइना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो समाजवाद क्या है। ठीक, समाजवाद में दो हैं, एक लोकतंत्र समाजवाद मैंने बता दिया जो अपने भारत में स्वीकार किया गया है, और दूसरा है साम्यवाद समाजवाद जो अपने भारत में ये नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं भी से भी मतलब इसमें फंसा सकता है आपको ये चीज़, इसीलिए मैं हर चीज़ डिटेल बता रहा हूँ। तो दो शब्द आपने समझ गए, एक होता है कौन सा, संप्रभुता, दूसरा समाजवाद। ठीक, अब तीसरे शब्द पे आते हैं दोस्तों, वो है पंथ निरपेक्ष, यानी जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्ष। देखिए इसी को पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, इसी को धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, इसलिए आप इसमें कहीं भी कंफ्यूज होना मत। ठीक, इसी को दोनों शब्द कह सकते हैं। क्या होता है पंथ निरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, देखिए पंथ निरपेक्ष कहूँ चाहे धर्म निरपेक्ष, इसमें कन्फ्यूज मत होना भाई। देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि अपने भारत देश में, ठीक, अपने भारत देश में चाहे 28 जो राज्य हैं चाहे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें कहीं भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मैं मध्य प्रदेश में जाकर अपना बिजनेस धंधा कर सकता हूं, घर बना सकता हूं, या जम्मू कश्मीर में या तेलंगाना में या पश्चिम बंगाल में, या पश्चिम बंगाल के लोग आके उत्तर प्रदेश में, यानी कोई व्यक्ति कहीं भी बिजनेस कर सकता है, धंधा कर सकता है, घर बना सकता है, यानी बिंदास एकदम, कोई भी परेशानी नहीं। या कोई भी जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे भी मंदिर बन सकता है, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है वहाँ पे मस्जिद बन सकता है, जहाँ पे बौद्ध है वहाँ भी बन सकता है। यानी इसमें भारत सरकार भी इस चीज़ का बढ़ावा देते हैं, कहीं भी कोई रोक छेक नहीं होता है कि यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है तो यहाँ पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है तो यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है यहाँ पे तो यहाँ पे मस्जिद नहीं बनना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं होती। यानी आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी कोई भी जाति का कोई भी धर्म का रह सकता है, बिजनेस कर सकता है, धंधा कर सकता है। मान लीजिए कि जैसे गुजरात में कपड़ा वपड़ा ज़्यादा मतलब वहाँ पे बनता है, तो वो आके अपने उत्तर प्रदेश में धंधा बिजनेस आराम से कर सकते हैं, यानी ये स्वतंत्रता होती है। इसी को कहते हैं दोस्तों पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, यानी इसमें कोई रोक छेक नहीं है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए ना, तो जैसे बहुत सारे ऐसे देश होते हैं कि जैसे आधार पर मान लेते हैं, जैसे सऊदी अरब हुआ, वेटिकन सिटी हुआ, ये धर्म से संबंधित देश ऐसे हैं ना कि यहाँ पे अगर जैसे मुस्लिम लोग हैं तो वहाँ पे जाके आप मंदिर बनवाइए तो नहीं बना सकते, वहाँ पे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। तो ऐसे ऐसे देश हैं, तो वो चीज़ अपने देश में नहीं है। अपने देश में है कि कोई भी जाति धर्म का हो, एकदम बिंदास कहीं भी अपना बिजनेस धंधा घर बना सकता है, कृषि कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आपने अच्छे समझ गए होंगे कि क्या होता है सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, यानी तीन शब्दों को आप समझ गए। ठीक, कौन कौन सा, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। अब चौथे शब्द पे चलते हैं। चौथा शब्द है लोकतंत्र, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब डेमोक्रेसी अपने भारत में तो लोकतंत्र ही है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब लेकिन लोकतंत्र में कौन कौन से हैं, देखिए लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं डायरेक्ट, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट। तो अब देखिए लोकतंत्र में तो ये दोनों आ गए, लेकिन अपने भारत देश में कौन सा एक्सेप्ट किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसीलिए हर एक चीज़ को तोड़ के बता रहा हूँ दोस्तों।
तो देखिए आपके मन में अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये अप्रत्यक्ष ही क्यों स्वीकार किया गया, यानी इनडायरेक्ट ही ये क्यों किया गया, ये डायरेक्ट वाला यानी प्रत्यक्ष वाला क्यों नहीं स्वीकार किया गया। तो आइए इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्वीकार कौन सा है, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, लेकिन समझते हैं दोनों को। ठीक, आइए पहले समझते हैं डायरेक्ट वाले को जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं। देखिए अपना भारत देश में तो बहुत जनसंख्या है, आप तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ भाइयों बहनों, यानी बहुत सारी जनसंख्या है, यानी 135 करोड़ के करीब करीब है, तो यानी जनता यहाँ पे बड़ा है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं स्वीकार किया गया, यानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप क्यों नहीं स्वीकार किया गया लोकतंत्र वाला, क्योंकि यहाँ पे जनता ज़्यादा होने के कारण नहीं स्वीकार किया गया। जैसे ये कहाँ पे स्वीकार होगा, जैसे जो छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे 2 लाख 4 लाख 5 लाख जनसंख्या है ना, यानी खुद ही वोट दें, खुद ही उस प्रधानमंत्री को खुद ही उठा के गद्दी पे बैठा दें, यानी खुद ही दोनों काम करें। बैठ के न्यूज़ नहीं देखना होगा कि वोट दे के मतलब घर पे बैठे कि देखिए कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन राष्ट्रपति बनता है, ये सब नहीं। खुद ही वोट देंगे और खुद ही जनता ही स्वीकार करेगी कि नहीं इनको प्रधानमंत्री बनना है और उठा के गद्दी पे बैठा देगी। ये होता है डायरेक्ट, यानी कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा जनसंख्या होती है, ठीक, 2 लाख 4 लाख 5 लाख। स्विट्ज़रलैंड इसी का एक उदाहरण है कि यहाँ पे डायरेक्ट लोकतंत्र है दोस्तों। अब देखिए इनडायरेक्ट क्या होता है, यानी अप्रत्यक्ष। तो यानी इसका मतलब अपने भारत देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। जैसे आपने देखते होंगे कि मान लीजिए इलेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे समझिए कि जैसे जो योगी जी हैं, तो आप इलेक्शन में अपने गांव में तो कमल पे वोट दे के आए, गांव में कोई मेंबर कमल से खड़ा रहा होगा, आपने वोट दे दिया उसको, ठीक, लेकिन आपने उस मेंबर को दिया ही, लेकिन चैन तो ऊपर तक कमल का बना हुआ है, योगी तक बना हुआ है। इसलिए जीत तो गए, लेकिन आप घर पे बैठ के टीवी पर देखते रहे कि देखिए आज मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि एमएलए तो बहुत सारे जो बहुमत दल से जीत के गए हैं, तो यानी मान लीजिए कि बहुमत दल से बहुत सारे भाजपा से जीत के वहाँ पे गए हैं, तो ऐसा नहीं कि योगी को ही बनाया जाएगा, उसमें से जितने बहुमत दल के किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो बनाएगा कौन, जो वो बहुमत दल के जितने मेंबर जीत के गए रहेंगे भाजपा के, वो अपने में समझौता कर लेंगे कि नहीं हाँ इसको बनना चाहिए, नहीं इसको बनना चाहिए, वो अपने में समझौता करके वो लोग उठा के तब योगी के बैठाए हैं। योगी के स्थान पे उस एमएलए में से कोई और भी हो सकता था, इसलिए वहाँ पे आपका अधिकार नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष दोस्तों, क्योंकि आप बस घर पे वोट दे के चले आते हैं, ये आपने उठा के योगी को नहीं बैठाया, इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब देखिए अप्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कौन सा स्वीकार किया गया है, कौन सा नहीं, तो देखिए एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन, और दूसरा होता है संसदात्मक शासन जिसमें जहाँ पे प्रधानमंत्री मेन होते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा अपने भारत देश में स्वीकार किया गया है, तो इसमें से दोस्तों याद रखना कि अपने भारत देश में संसदात्मक शासन यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्वीकार किया गया है। क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं कि भारत देश में जो प्रधानमंत्री होता है वही मेन होता है, राष्ट्रपति तो यहाँ कठपुतली के समान होता है। अमेरिका जैसे देशों में देखिए तो वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, क्या वहाँ पे राष्ट्रपति मेन होता है, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री कठपुतली होता है। तो अपने भारत में कौन मेन होता है, प्रधानमंत्री, इसलिए यहाँ पे संसदात्मक शासन स्वीकार किया गया है। इसलिए हर एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा, कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया लोकतंत्र के बारे में भी। तो हमने 4 शब्दों को अच्छे से समझ लिया, कौन कौन से, संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र। अब लास्ट वाला जो 5वां शब्द है दोस्तों वो है गणतंत्र, जिसको कहते हैं रिपब्लिक। अब ये गणतंत्र क्या है, इसी को जनता का तंत्र भी कहते हैं। तो ये जनता का, अपने भारत देश में क्या है, जनतंत्र है, यानी जनतंत्र है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। जनतंत्र का मतलब यहाँ पे जनता का शासन चलता है, यानी जनता के अनुसार, क्योंकि संविधान में प्रस्तावना में शुरू मैंने बताया था ना कि हम भारत के लोग, यानी यहाँ पे जनता का ही शासन होता है। ये अपने भारत के प्रस्तावना में ऐड है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश होते हैं देश होते हैं जहाँ पे राजतंत्र चलता है, तो वहाँ पे उनके प्रस्तावना में राजतंत्र होगा या नहीं होगा, क्योंकि राजतंत्र का मतलब वहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन होगा। कहीं पे कुलीन तंत्र होता है, तो वहाँ पे एक मतलब बाप मरा तो बेटा बनेगा, बेटा मरा तो उसका भाई बनेगा, ऐसे करके कुलीन तंत्र होता है। तो वो अपने भारत देश में नहीं है, यहाँ पे क्या है, गणतंत्र यानी जनता का तंत्र यानी रिपब्लिक। तो ये 5 शब्द आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, जो प्रकृति के अंदर आता है, यानी प्रस्तावना की प्रकृति के अंदर ये 5 शब्द आता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए अब आगे और भी चलते हैं कि प्रस्तावना में और किस चीज़ के बारे में बातें किया गया है।
देखिए एक चीज़ मैं पहले ये बता दूं कि देखिए जो समाजवाद है ना, समाजवाद ये 42वां संशोधन जब 1976 वाला हुआ था, जो मैंने ऊपर केशवानंद भारती बनाम में बताया था आपको, ये समाजवाद को ऐड किया गया था। इसी में देखिए पंथ निरपेक्ष है ना, इसको इन दोनों को ऐड किया गया था। और जो तीसरा था अखंडता ना, उसको वो बाद में आएगा, उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक, तो ये प्रकृति होगी दोस्तों। अब आइए बातें करते हैं कि प्रस्तावना में और क्या लिखा है। देखिए इसमें न्याय के बारे में लिखा है, जिसको कह सकते हैं आप मतलब अपेक्षा यानी आशा, यानी संविधान से क्या क्या आशाएं लगा सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल में कहाँ लिखा है, प्रस्तावना के बारे में। तो क्या क्या आप आशा लगा सकते हैं, क्या क्या आपको न्याय न्याय मिल सकता है। तो देखिए 3 शब्द को पहले ध्यान रखिए। देखिए ये न्याय के अंतर्गत है। न्याय के अंदर न्याय शब्द पहले बात तो लिया कहाँ से गया है, ये सब न्याय के बारे में ये लिया गया है दोस्तों रसिया से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रसिया यानी रूस जिसको कहते हैं। ऐसे कोरिलेट करेंगे कि देखिए न्याय सुनाने से पहले जज क्या करता है, अपने आँखों पे पट्टी बांध लेता है। तो पट्टी क्या होती है, रस्सी के समान होती है, रस्सी। तो ऐसे कोरिलेट करिएगा कि रसिया यानी न्याय से संबंधित जो है प्रस्तावना में लिखा गया है वो रसिया से लिया गया है। तो न्याय के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या आपको मिल सकता है। देखिए 3 शब्द ध्यान रखिएगा, पहले कौन कौन से, क्रमवाइज से, यानी सामाजिक पहला शब्द, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। यानी इन तीनों की आशा आप मतलब संविधान से कर सकते हैं, न्याय मिल सकता है। आइए इन तीनों के बारे में पहले एक एक करके समझ लेते हैं। पहला आता है सामाजिक। देखिए दोस्तों न्याय में आप संविधान से क्या आशा कर सकते हैं, ये बताया गया यहाँ पे। जैसे छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, समाज में बहुत सारी जो बुराइयां होती हैं उन सबों से, मतलब ऐसा नहीं कि समाज में आपको हर चीज़ का स्थान नहीं दिया जाएगा। ये संविधान ये बताता है कि आपको समाज में ये जो छुआछूत, भेदभाव, जो ऊंचे अमीरी गरीबी है, उन सबों को हटाते हुए सबको एक समान धारा में रख के सबको एक समान न्याय दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक कोई जो अमीर आदमी है मर्डर करके गया है, तो उसका ऐसा नहीं कि उसको 2 ही साल की सज़ा मिलेगी, जुगाड़ लगा लिया, या गरीब आदमी है तो उसको 20 साल की सज़ा मिलेगी, नहीं, दोनों के लिए न्याय समान मिलेगा। तो ये सब सामाजिक के अंतर्गत आ जाता है। ये सामाजिक की बात किस में कहा गया है, ये आर्टिकल 17 में कहा गया है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता, छुआछूत यानी भेदभाव, ऊंची अमीरी गरीबी, ये सब सामाजिक आर्टिकल 17 में कहा गया है। ये होता है सामाजिक के बारे में। अब दूसरा शब्द क्या है, दूसरा है आर्थिक के बारे में। अब आर्थिक के बारे में भी आपको कोई भी परेशानी होगी आपको न्याय मिल सकता है। ये न्याय के अंतर्गत रखा गया। आर्थिक मतलब जैसे रोजगारी, ऐसा नहीं कि मतलब जो अमीर लोग हैं उन्हीं को रोजगार मिलेगा, जो गरीब हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा। यानी सबको नौकरी मिल सकता है, उनके एजुकेशन, उनके क्वालिफिकेशन यानी उनके योग्यता के आधार पर। ये बात कहा गया है इसमें आर्थिक के बारे में। ठीक, ये आर्थिक के बारे में अगर आर्टिकल में देखा जाए तो आर्टिकल 16 में आर्थिक के बारे में ही यानी इकोनॉमिक्स के बारे में ही बातें किया गया है। तो ये 2 शब्द हो गए। तीसरा शब्द क्या है, राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब देखिए इसकी बात आर्टिकल 15 में किया गया है निर्वाचन के बारे में। जैसे कि एक वोट देने वाले की जितनी वैल्यू होती है, जैसे आप वोट देते हैं एक नेता को, तो जितना आशा आपसे लगाता है उतना ही आशा आपको नेता से भी रहती है। यानी ये सब आशाएं अगर वो नेता नहीं करता है तो आप संविधान में क्या करते हैं, कोर्ट कर देते हैं, तो संविधान आपको फैसला देता है। यानी राजनीतिक में भी आप मेंबर तो हैं ही, ठीक है, नेता भी बन सकते हैं। यानी इसमें भी कोई आपको भेदभाव नहीं होगा, यानी हर चीज़ की आपकी यहाँ पे समानता दे दी जाएगी। यानी ये राजनीति के बारे में यानी निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 15 में कहा गया है। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। तीनों शब्द को क्रमबद्धता थे, कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। देखिए दोस्तों जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना उसमें इसको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से समझेंगे। फिलहाल में हम प्रस्तावना में यहाँ थोड़ा थोड़ा लिंक करते हुए चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमको मिल सकता है, क्या क्या हमको न्याय में अपेक्षा आशाएं मिल सकती हैं। ठीक, यानी ये 3 शब्द आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं और क्या क्या मिल सकता है। देखिए 3 शब्द को फिर मैं बोल रहा हूँ, कौन कौन सा, स्वतंत्रता, समानता, फिर बंधुत्व। बंधुत्व को ही कहते हैं अखंडता। देखिए दोस्तों यही है तीसरा शब्द जो मैंने ऊपर बताया था, संविधान 42वें संशोधन 1976 में ऐड किया गया था, बंधुत्व या अखंडता, इसी को, यानी दोनों शब्द एक मतलब एक ही होता है। ये तीसरा शब्द था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये 3 शब्द कौन कौन से मैंने बताया, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये क्या गया है, एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये देखिए फ्रांस का नारा है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि फ्रांस का नारा क्या है,
यानी तो यानी क्या है, तो आप इसका उत्तर देना कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांस का नारा बताया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए इसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता में भी कई चीज़ें हैं, तो स्वतंत्रता का पहले डिटेल किस में किया गया है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, यानी इसका पूरा डिटेल किया गया है। लेकिन यहाँ पे इंक्लूड संबंधित है, यानी स्वतंत्रता यहाँ पे जो है आपको आर्टिकल 19 से ही रिलेटेड है। ठीक, इस 19 में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, देखिए आपका आ सकता है स्वतंत्रता में अगर देखा जाए तो क्या, विचार करने की स्वतंत्रता, आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। दूसरा होता है अभिव्यक्ति, यानी आपने विचार कर लिया तो उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। ठीक, यानी 2 हो गया। तीसरा क्या हो गया, तीसरा विश्वास, यानी आप जिसके साथ बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यानी विश्वास के साथ ही कर रहे हैं, तो ये 3 शब्द हो गया। चौथा हो गया, यानी विश्वास जब करते हैं तो वो आपको राह देगा किसी धर्म की, यानी सही रास्ते की, तो चौथा शब्द क्या हो गया, धर्म हो गया। और पांचवा शब्द क्या हो गया, उपासना। ये 5 शब्द की आपको स्वतंत्रता मिलती है, कि स्वतंत्रता मिलती है, ये स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक, कौन कौन सा, फिर से पहला आता है विचार करना, दूसरा होता है अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, फिर चौथा धर्म, और पांचवा उपासना। उपासना, आपने देखा होगा कि जो गांधी जी ने मतलब उपासना किया था, जो ये मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था, वहाँ पे देखिए उपासना धर्म के लिए ही किया था। तो ये सब आपको स्वतंत्रता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये पहला शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा शब्द क्या है, समानता। देखिए दोस्तों, समानता की बात आर्टिकल यानी 14 से लेके 18 तक समानता की बात की गई है। समानता का मतलब ऊंची अमीरी गरीबी, यानी हर एक चीज़ की समानता आपको आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी ऐसा नहीं कि मतलब आप अमीर हैं तो मतलब जो अमीर लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगी, गरीब लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यूनान देश में क्या होता था, पहले पहले जो अमीर लोग थे उन्हीं को नागरिकता मिलती थी, गरीबों को नहीं मिलती थी। जो कामकार थे, शिल्पकार थे, मजदूर थे, लोहार थे, बढ़ई थे, यानी जो छोटे छोटे जितने दास ओस थे, इनको नागरिकता नहीं मिलती थी। लेकिन ये प्रस्तावना क्या बताता है, नहीं, यहाँ सबको मिलेगी, चाहे दास हो, मजदूर हो, यानी अमीर गरीब, यानी सबको मिलेगी। ये आर्टिकल बताता है 14 से 18 वाला, यानी समानता का। यानी ऐसे ही देखा जाए तो यानी राजनीति के संबंध में भी, ऐसे ही देखा जाए तो धन दौलत यानी इकोनॉमिक्स के संबंध में भी, यानी हर चीज़ में भी आपको समानता मिल सकती है, ये बताता है। फिर इसके बाद आता है तीसरा शब्द बंधुत्व। बंधुत्व या अखंडता। बंधुत्व का मतलब यहाँ पे भाईचारे, प्रेम की बातें करता है संविधान हमारा। यानी भाईचारा रखेंगे, प्रेम रखेंगे, सब में संबंध रखेंगे तो अपना देश क्या होगा, अखंड होगा। इसको यानी मिल के रहेंगे तो कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, कि जैसे पहले राजा थे, जितना अंग्रेज राज करके गए, अंग्रेज क्या करते, फूट डालते थे, राज करते थे। लेकिन इन शब्द को क्यों यहाँ पे जोड़ा गया है, क्योंकि वो पहले उदाहरण देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि भाईचारा प्रेम बना के रखो, ताकि हमारे देश को कोई खंडन न कर सके। इसी को कहते हैं अखंडता, यानी अखंडता को ऐड किया गया, यानी बंधुत्व। ठीक, तो ये तीनों शब्द आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए, जब मैं इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, अभी मैं क्विज़ कराऊंगा तब मैं बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ और भी बताऊंगा, कहना चाहूँगा दोस्तों, कि ये ज़रूर बताया करिए, आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ वीडियो आपको कितनी अच्छी लग रही है। तब मैं आपको और ज़्यादा वीडियो इस पर बनाने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा क्विज़ वाला वीडियो समझ बनाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना कम से कम कर दिया करिए, ताकि शेयर कर दिया करिए, ताकि ये वीडियो वायरल होगी, तो जिससे मैं और भी ज़्यादा आप मोटिवेशन होके बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँगा संविधान के बारे में, हर एक चीज़ डिटेल से दोस्तों। इतना आप ज़रूर किया करिए दोस्तों। तो ये हो गए इतने, आपने जो न्याय के लिए आशाएं की थी, इन शब्दों के बारे में बातें हो गई। अब और क्या प्रस्तावना में कहा गया है, देखिए प्रस्तावना में और भी कहा गया है दोस्तों, यानी ये संविधान को जो इसको कब एक्सेप्ट किया गया था उसके बारे में भी बात किया गया है। तो कब एक्सेप्ट किया गया है, देखिए संविधान को एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें सारे भाग को, सारे अनुच्छेद को ऐड कर लिया गया, ऐसा नहीं था। इसमें लगभग 16 भाग जो 16 अनुच्छेद हैं, उन्हीं को, जो मेन आवश्यकता थी उस समय, उन्हीं को उस समय एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। ये कह सकते हैं कि जैसे
अर्ध रूप से लागू था, ठीक है, यानी बस स्वीकार किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे शुक्ल संवत, अगर विक्रमी संवत के अनुसार देखें तो सन 2006 में ये लागू हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लागू नहीं हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ और क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों, जब मैं दूसरी वीडियो इसका बनाऊंगा ना, तो इसके बारे में जो संविधान ये कितने 26 नवंबर 1949 को कितने एक्सेप्ट हुए थे, क्या क्या था, उसका पूरा डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बताऊंगा, प्रारूप के बारे में भी और इसके बारे में भी, और अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल में इतना समझिए कि संविधान कब एक्सेप्ट किया गया था, ये प्रस्तावना में यहाँ पे ऐड किया गया है। और क्या कहा गया था, देखिए तीन शब्द और सीरियल वाइज लगाया था, जैसे अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित, यानी इन तीनों शब्द का ही मतलब होता है एक्सेप्ट किया गया था। तो ये चीज़ इतनी थी प्रस्तावना के अंतर्गत, जो मूल चीज़ें थी दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ठीक। आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे क्विज शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है रसिया। सही उत्तर देना दोस्तों। वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब तक मैं उत्तर बता देता हूँ, आप एनालाइज कर लीजिएगा कि हाँ उत्तर सही है कि गलत। वीडियो को पॉज करके तब फिर प्ले करिएगा। देखिए इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा को लिया गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले किस देश ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था या अपनाया था। सही इसमें उत्तर दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला इसमें ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। देखिए दोस्तों, जो अमेरिका देश है ना, सबसे पहले प्रस्तावना यहीं पे मतलब बनाया गया था, लगाया गया था, ताकि ये संविधान का ये पूरा मूल चीज़ एक ही जगह बता देता है। इसलिए सबसे पहले इस्तेमाल में प्रस्तावना को अमेरिका देश ने लाया था। ये चीज़ अन्य देशों ने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे धीरे धीरे करके सभी देश मतलब प्रस्तावना का इस्तेमाल करने लगे। अपने भारत देश में प्रस्तावना संविधान बनने के बाद में ऐड किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। एक बार फिर से, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें 26 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 26 अप्रैल। इसमें सही आप उत्तर बताइए कौन सा होगा। मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ये होता है 26 नवंबर। यानी 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान को स्वीकार किया गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसी को विधिज्ञ दिवस भी कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के यादगार में भी इसी को मनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है न्याय और चौथा ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष। इसका सही उत्तर देना दोस्तों। ये चीज़ क्वेश्चन कैसे बनता है मैंने बताया, तो इसका सही उत्तर है इसमें पंथ निरपेक्ष। यानी पंथ निरपेक्ष है जो ये इसकी प्रकृति में आता है, तो पंथ निरपेक्ष यानी ये ऑप्शन में यही था, ठीक। तो प्रकृति में कौन कौन से आते हैं मैंने आपको बताया था, संप्रभुता, समाजवाद, इसके बाद पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, यानी ये 5 शब्द आते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनता है, यानी पंथ निरपेक्ष वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश में लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र का शासन चलता है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है
अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब और चौथा ऑप्शन है वेटिकन सिटी। अब इसका सही उत्तर दीजिएगा। आप पॉज कर लीजिए, तब तक मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो ब्रिटेन देश है ना, यहाँ पे तीनों का तीनों ये चलता है। कौन कौन सा? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र, यानी तीनों के तीनों चलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अपने भारत देश में क्या चलता है? अपने भारत देश में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अपने भारत देश में क्या चलता है? अपने भारत देश में है लोकतंत्र और गणतंत्र। ठीक, ऐसे क्वेश्चन ये बनता है। अपने भारत देश में लोकतंत्र है, गणतंत्र है। ये कहाँ से पता चला हमको? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ऊपर प्रकृति में ये पांचों के पांचों जो शब्द दिए गए थे, उसमें लास्ट का दो देखेंगे आप, तो लोकतंत्र और गणतंत्र जो लिखा गया प्रस्तावना में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? 1960 में, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1995 और चौथा ऑप्शन है 1921। तो इसका सही उत्तर है 1973 में, यानी प्रस्तावना को 1973 में स्वीकार किया गया था। और यानी वो केस कौन था? केशवानंद भारती बनाम में 1973 में जो फैसला आया था, उसमें प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था और बताया गया था कि इस समय के अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये किस देश का नारा है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है रसिया। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। यानी ये फ्रांस से ये तीनों के तीनों शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी ये फ्रांस के नारा है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने भारत के संविधान को किस भाग के तहत रखा गया है? ये एडिशनल जानकारियाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है भाग 5, दूसरा ऑप्शन है भाग 7, तीसरा ऑप्शन है भाग 1 और चौथा ऑप्शन है भाग 9। तो इसका सही उत्तर होगा यानी भाग 5। यानी भाग 5 के अंतर्गत संविधान को रखा गया, यानी भाग 5 और अध्याय 7 के अंतर्गत संविधान को मतलब इसी भाग के तहत रखा गया है। ये एडिशनल जानकारियां हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संशोधन 1976 को ऐड किया गया था? पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है समानता और चौथा ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये जो पंथ निरपेक्ष है, इसको 42वां संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। उस समय 3 शब्दों को ऐड किया गया था। कौन कौन था? सपा, स से समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और आ का जो मात्रा लगा है उससे अखंडता, यानी 3 शब्दों को ऐड किया गया है। जो ऑप्शन में इन तीनों में से एक मिल रहा है, कौन? पंथ निरपेक्ष। ये उत्तर सही है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है मंत्री, दूसरा ऑप्शन है जनता, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसको मैं बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी जनता। यानी संविधान का जो मूल स्रोत है ये जनता ही होती है, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रिलेट किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तक प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन हो चुके हैं? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अब तक प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन हो चुके हैं? पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार, चौथा ऑप्शन है 4 बार। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप पॉज करके देना, इसका सही उत्तर है 1 बार। देखिए दोस्तों, अभी तक जो प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हो चुका है, वो कौन सा है? 42वां जो संशोधन था 1976 वाला, 3 शब्दों को ऐड किया गया था। अभी तक 1 ही बार संशोधन हुआ है। ठीक, वर्तमान में हो सकता है, लेकिन आगे चल के हो भी सकता है, लेकिन फ़िलहाल में अभी तक जो है
एक ही बार संशोधन इसका हुआ है प्रस्तावना के बारे में। तो दोस्तों ये यहाँ पे हुई वीडियो कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए, और कितना इसमें उत्तर आपका सही हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, एक बात और, लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ये पता चलता है कि आप लोग पसंद करते हैं। वीडियो में बहुत और भी ज़्यादा बनाऊँगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।